हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो को हमने ख़त्म किया था। हमने पढ़ा था कि इस प्रकार जो है भौगोलिक दृष्टि से आनुवंशिक विचलन उत्पन्न होता है भौगोलिक स्थितियों से। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं विकासीय संबंधी योजना। विकासीय संबंध योजना में सबसे पहले आता है समजात अभिलक्षण। तो समजात अभिलक्षण क्या होते हैं? विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है उनमें यह होते हैं, यद्यपि जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो समजात अभिलक्षण क्या होते हैं? ये विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण होते हैं और जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है उनमें होते हैं, जबकि उनके जीवों के कार्य अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप जो रेंगने वाले जैसे सांप है, जलस्थरचर जो जमीन और पानी में चलने वाले, स्तनधारियाँ जो दूध देते हैं आदि के पदों को आधारभूत संरचना एवं समान है, किंतु एक विशेष कशेरुकी जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं वो भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। तो इस प्रकार जो है इन सभी जीवों के कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं उनके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। ठीक है, तो समजात अंग होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि उनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई होती है। तो समजात अभिलक्षण क्या होता है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुछ जीवों में देखो, पक्षियों में पक्षी हैं, सांप हैं, जल पे चलने वाले जानवर हैं, पानी में चलने वाले हैं, स्तनधारी हैं, या हम मनुष्य हैं। तो हम सब की एक कॉमन जो है एक लक्षण है वो है रीढ़ की हड्डी। तो सब हमें रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन सबके अलग अलग क्या है कार्य हैं। कोई पक्षी उड़ रहा है तो मनुष्य थोड़ी उड़ सकते हैं, तो सबके कार्य अलग अलग हैं। तो ये अंग क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि इन अंगों की उत्पत्ति तो एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, परंतु इनमें जैव विकास हुआ है, इसलिए जैव विकास होने के कारण इनके अलग अलग फंक्शन या कार्य हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको समजात अभिलक्षण समझाया होगा। दूसरा है समरूप अभिलक्षण। तो समरूप क्या होती है? समरूपता ये वो अभिलक्षण होते हैं जिनकी संरचना व संघटकों में अंतर होता है। ठीक है, इनकी संरचना यानी बनावट और इनके संघटकों में अंतर होता है, और सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य एक समान होते हैं। तो समरूप अभिलक्षण ऐसे होते हैं जिनके अंग जो हैं अलग अलग तरह से उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति डिफरेंट होती है, परंतु इनके कार्य एक समान होते हैं। इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। पक्षियों के अग्रपाद, पक्षियों के अगले पाँव और चमगादड़ के अगले पाँव, इन दोनों का एक ही कार्य है। ठीक है, उसके बाद समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं वह अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आएगा बच्चों। अब तीसरा होता है जीवाश्म। जीवाश्म देख लीजिए, जीव के परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, यानी जीवों के जो मृत अवशेष होते हैं उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो जीवों के ये परिरक्षित यानी किसी तरह किसी जगह पर रक्षा किए हुए अवशेष हैं, उनको जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई कीट मर जाता है तो वह गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाता है, तो फिर वहाँ उस मिट्टी में उसके अवशेष रह जाते हैं। अब उदाहरण के लिए आमोनाइट क्या है? जीवाश्म अकशेरुकी है। ट्राइलोबाइट ये जीवाश्म अकशेरुकी है। नाइटिया जीवाश्म मछली है। राइजोसॉरस यह जीवाश्म डायनासोर कपाल है। तो इस प्रकार जो है ये जीवाश्म हुए। तो ये भी आपको समझाएगा बच्चों। अब जीवाश्म कितने पुराने होते हैं इसका पता कैसे चलता है? देखिए, जीवाश्म खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह पर हमें जीवाश्म गहरे स्तर पर मिलते हैं और जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। यानी खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जो जीवाश्म यानी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह में जो जीवाश्म मिलते हैं ना, वो पृथ्वी की गहरी जगह पर खोदने से जीवाश्म से क्या होते हैं? पाए जाने अपेक्षा अधिक नए होते हैं। यानी जो गहरी जगह होते हैं वो पुराने जीवाश्म होते हैं और जो पृथ्वी की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं वह नए जीवाश्म होते हैं। अब इनका पता कैसे चलता है? इसको बोलते हैं फॉसिल डेंटिंग। क्या बोलते हैं? फॉसिल डेंटिंग। तो फॉसिल डेंटिंग क्या होता है? इस प्रक्रिया द्वारा जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर हम जीवाश्म के समय का निर्धारण करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि यह जीवाश्म कितना पुराना है, फॉसिल डेंटिंग की प्रक्रिया द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं? किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर हम जीवाश्म का समय का पता लगाते हैं। तो बच्चों ये भी हो गया। इसके बाद है विकास एवं वर्गीकरण।
अब विकास एवं वर्गीकरण देखना है। देखो विकास एवं वर्गीकरण आपस में दोनों जुड़े होते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट, वर्गीकरण मतलब इनका डिफरेंशिएशंस। तो पहला है जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है, यानी जीवों को विभाजित करना किसका प्रतिबिंब है, उनके विकास का। ठीक है। नंबर 2, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्पीसीज हैं उनके जितने भी गुण एक समान मिलेंगे तो हम उनके बीच में जितना भी संबंध होगा वो हमें लगेगा कि बहुत अधिक घनिष्ठ है। यानी डिपेंड करता है कि कितने उनके लक्षण समान होते हैं, तो ये उनकी संबंध की घनिष्ठता को बताता है। नंबर 3, जितनी अधिक समानताएं होंगी उतना ही उद्भव भी निकट अतीत समान पूर्वजों के समान हुआ होगा। यानी जितनी अधिक समानताएं होगी उनमें उनका उद्भव क्या होता है, उनका जनन या उनका पैदा होना भी निकट अतीत में समान पूर्वों से हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी दो जीवों के जो है लक्षण एक समान मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों का पूर्वज एक ही होगा। नंबर 4, जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने के और उनके अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार विकास और वर्गीकरण होता है। उसके बाद विकास किस प्रकार होता है, इसके क्या क्या चरण है वो देख लेते हैं। तो विकास जो है क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। ठीक है। इसके चरण है नंबर, इसमें क्या आता है विकास के पहले तो लाभ यानी योग्यता का लाभ होता है। इसमें विकास के चरणों में आता है योग्यता का लाभ, जैसे आंख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव है। ठीक है। ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आंखें होती है, कीटों में जटिल आंखें होती है, मानव में 2 आंखें होती है, द्विनेत्री होती है। तो इस प्रकार जो है ये विकास का ही चरण है कि हर एक जीवों में अलग अलग प्रकार की आंखों का विकास हुआ। उसके बाद गुणता का लाभ है दूसरा। गुणता के लाभ में आता है पंखों का विकास। तो पंख जैसे ठंडे मौसम में ऊष्मा शोधन या ऊष्मा रोधन के लिए विकसित होते हैं। यानी ठंडी के मौसम में वो शरीर में क्या करते हैं, ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देते, गर्मी को बाहर जाने नहीं देते, और साथ में वो उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। यानी कुछ समय के बाद वो फिर उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। तो ये हुआ विकास। पहले केवल वो शरीर की गर्मी को ही रोकने के लिए होते थे, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और समय के अंतर के बाद वो उड़ने के लिए उपयोग किए जाने लगे। उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे पहले, पर पंखों के उड़ने के लिए वो समर्थ नहीं होते थे, वो उड़ नहीं पाते थे, वो केवल शरीर की गर्मी को बचाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे विकसित होते गए और आज की पक्षियों के पंखों में जो है उड़ने लगे हैं और पक्षी उड़ने लगे हैं। तो पक्षियों ने अपने पैरों को उड़ने के लिए अपना लिया है। तो ये हुआ विकास। तो इस प्रकार जो है विकास के ये चरण है और विकास के ये लाभ है। उसके बाद आता है बच्चों कृत्रिम चयन। अब ये कृत्रिम चयन क्या होता है, बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली जो संरचनाएं होती है ना वो एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती है। यानी जो भिन्न भिन्न दिखती है हमें संरचनाएं वो एक समान परिकल्प से उनका विकास हो सकता है। तो 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य क्या करता था, जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियों का विकसित किया। यानी 2000 वर्ष पूर्व एक जंगली गोभी को जो है मानव उगाता था, फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे विकास के द्वारा इनमें और सब्जियों का विकास किया और चयन किया और उनको विकसित किया। तो इस प्रक्रिया को बोला था कृत्रिम चयन। इस प्रकार उसने अपने आप कृत्रिम चयन करके नई सब्जियों को उगाया। चलिए इसको देख लेते हैं प्रवाह चित्र के बारे में। ये जंगली गोभी है, फिर गांठ गोभी बन गई, ठीक है। उसके बाद केवड़ चौड़ी पत्तियों वाली गोभी बन गई, ठीक है। फिर ब्रोकली आ गई, आज के डेट में फूल गोभी आ गई, और पत्तियों के बीच में दूरी वाली गोभी। यानी ये जो वैरायटी आ गई गोभी की, ये कहाँ से है, ये जेनेटिकली डेवलपमेंट की, मानव ने कृत्रिम चयन किया। इस प्रकार जो है विकास हुआ। एक जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार की गोभियों का विकास होता है। इसके बाद आता है बच्चों आणविक जातिवृत्त। आणविक जातिवृत्त क्या होता है, इसको समझिए। यह एक इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन की आधारभूत घटना है। आणविक जातिवृत्त, ठीक है। तो ये बताता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूसरा, दूरस्थ संबंधी जीवों यानी दूर स्थित जो संबंधी जीव होते हैं उनके डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या से संचित होती है। तो ये दो जो है आणविक जातिवृत्त के बताते हैं। उसके बाद बच्चों मानव विकास होता है कि मनुष्य का विकास किस प्रकार हुआ। मानव विकास के अध्ययन के लिए मुख्य साधन क्या है, देखिए। एक तो है उत्खनन,
समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन, ये 4 चीज़ें जिसके द्वारा हम मानव का अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव का प्राचीनतम और सदस्य अफ्रीका में खोजा गया, तो वो देख लेते हैं। मानव का प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका के मूल में खोजा गया था। सबसे पहला था फिलीपींस, फिर इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिमी एशिया में, मध्य एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार जो है मानव का प्राचीनतम हमें जो मूल मिला वो अफ्रीका के द्वीपों में मिला। विभिन्न समूहों कभी आगे कभी पीछे गए और कई बार परस्पर विलग हो गए, कई बार अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े और कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। इस प्रकार जो है मानव का विकास हुआ। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका ये चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जो आपको अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है और पूरी उम्मीद रखता हूँ आप बच्चों को इस चैप्टर के जो 4 भाग मैंने पढ़ाए 4 वीडियो के माध्यम से वो अच्छी तरह से आपको समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बचा है आपका, वो अब देख लेते हैं हम। वो है आज का जो है हमारी जो कुछ जो आनुवंशिक परिभाषाएं हैं वो समझ लेते हैं। इस चैप्टर में जो आनुवंशिक परिभाषा निकली है, नंबर 1 जीन। तो जीन, मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा था। जीन आनुवंशिकता की एक इकाई होती है। जीन क्या होती है? जीन जो हेरिडिटी मटीरियल होता है, जो मानवों में माता पिता से गुण जाते हैं बच्चों में, उसको ले जाने वाला एक फैक्टर है, आनुवंशिकता की एक इकाई है। दूसरा युग्म विकल्पी क्या होता है? विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी या अलील कहा जाता है। यानी विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन से थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। आगे विषम युग्मजी, कई बार ये ना परिभाषाएं बच्चों एक नंबर की आती है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। विषम युग्मजी या हेट्रो या हिट्रोजाइगस। विषम युग्मी या हिट्रोजाइगस क्या जीव होते हैं? वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा, जैसे बड़ा टी और स्मॉल टी, ऐसे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। दूसरा समय युग्मनजी यानी होमोजाइगस। तो होमो मतलब एक समान, वे जीव जिनमें समान विशेषकों के गुण होते हैं, अलील मतलब उनके कैरेक्टर्स गुण, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें भी समान है इसमें भी समान है, तो ये हुआ होमोजाइगस। तीसरा प्रभाविता या डोमिनेंस। तो वो जीन होती है जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। तो डोमिनेंस मतलब F1 पीढ़ी में जो डोमिनेट करता है, जो किसी दूसरे चीज़ को डोमिनेट करता है, उसको बोलते हैं हम प्रभाविता या डोमिनेंस। और अप्रभावी जो रिसेसिव होता है, वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता, अपने आप को छोटा समझती है, यानी रिसेसिव होती है, अप्रभावी। उसके बाद आता है जीनी प्रारूप या जीनोटाइप। तो जीव का जीन के आधार पर प्रारूप, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीन का जीव के आधार पर क्या प्रारूप है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप, जैसे टी या स्मॉल टी। उसके बाद है दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप। तो जीव का बाहरी दृश्य में कैसा दिखता है, कैसा उसका आकार है, उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप, जैसे लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, जैसे भृंगों के शरीर में रंग परिवर्तन जो हमने पढ़ा था, तो ये क्या हुआ? सूक्ष्म विकास, यानी छोटे छोटे विकास होना, जैसे रंगों में विकास, रंगों का विकास हुआ, इनको क्या हम सूक्ष्म विकास। उसके बाद स्पीसीज क्या होती है? जनसंख्या में समान जीवों का वह समूह जो आपस में निषेचन फर्टिलाइजेशन कर सके और उत्पादक कर नए जीव बनाता है, उसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, एक ऐसा समूह जो आपस में निषेचन करता है और नए जीवों का उत्पादन करता है। उसके बाद है गुणसूत्र। मैंने आपको पहले बता दिया, डीएनए के अंदर जो है धागे की तरह संरचनाएं होती है, उनको बोलते हैं गुणसूत्र। ये गुणसूत्र क्या करते हैं? जीन्स को माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक सूचनाओं के रूप में पहुंचाते हैं। उसके बाद डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, और यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये परिभाषाएं पढ़ी जो आपके काम की हैं, जो जीन से रिलेटेड परिभाषा है। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कितना समझ आया? चलिए आपकी समझ को परख लेते हैं आज के कार्यपत्र के माध्यम से। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक। इसमें हमने पहला प्रश्न क्या है? समयुग्मजी यानी होमोजाइगस और विषमयुग्मजी यानी हेटेरोजाइगस जीवों में क्या अंतर है? ये आपको मैंने बताया, ये आपने करना है। ये आप कर पाओगे तो आप समझोगे चैप्टर समझाया टॉपिक पर। ये करेंगे आप बिना किसी चीज़ को देखे हुए, अपनी हेल्प के बिना। दूसरा, डीएनए से आप क्या समझते हैं और गुणसूत्र को परिभाषित करना है।
डीएनए से आप क्या समझते हैं, इसमें आपने डीएनए को बताना है, डीएनए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और गुणसूत्र क्या होता है, इसको परिभाषित करना है, इसके कार्य भी बताने हैं आपको। तो ये 2 प्रश्न आज के कार्यपत्र के रूप में आपको आज के जो टॉपिक है उसकी आपकी समझ को परखेंगे। आप अपने हिसाब से इसको करें तो आप अपने समझ आएंगे कि आपको आज का टॉपिक कितना समझ आया। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।